नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम टीवी खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा अहम भी है और साथ ही साथ हालांकि मुद्दा बहुत चर्चा में तो नहीं है, पर इस मुद्दे की चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक दलों की व्यवस्था का मुद्दा है और साथ ही साथ भविष्य में भारत की स्थिति में कौन कौन सी चीज़ें सामने आने वाली हैं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर जो राजनीतिक घटनाक्रम है बहुत तेज़ी से घटता है। यहाँ पर कौन किस पार्टी में कब चला जाए किसी को कोई पता नहीं, आने वाले समय में कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा ये भी पता नहीं, और कौन सी पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करेगी ये भी कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। और समय समय पर यहाँ पर ऐसा घटनाक्रम घटता है जिसकी आप उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आज हमारा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो भी भारत में बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे बड़ों की बात करें, छोटों की बात करें, चाहे क्षेत्रीय दलों की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर भी घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलता है। पर साथ ही साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ये है कि अभी जो हमारे राजनेता हैं जो संबंधित पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसके शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं, आने वाले समय में द्वितीय पंक्ति के नेता कौन होंगे, यानी उनके बाद वो पदभार कौन संभालेगा, उनके बाद वो जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ये हमारे चर्चा का विषय है। और निश्चित रूप से क्योंकि वही नेता हर स्थिति में आगे बने रहते हैं, पर जब वो नेता बड़ी जिम्मेदारी से बंधे होंगे या बड़े पद पर बैठे होंगे तो उन नेताओं के बाद उस पार्टी को निचले स्तर पर संभालने के लिए द्वितीय पंक्ति की लीडरशिप यानी सेकंड लाइन लीडरशिप कौन होगी, तो महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय के हिसाब से ही हम जान पाएंगे कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उनके भविष्य के कर्णधार कौन है, किसके सहारे वो राजनीतिक पार्टियाँ रहेंगी और साथ ही साथ वो पार्टियां आने वाले समय में कैसा प्रदर्शन करेंगी, ये भी उसी भविष्य के कर्णधारों पर, कंधों पर निर्भर होगा। खैर, महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर व्यवस्था ये है कि अगर हम बेहतर काम नहीं करेंगे या हम बेहतर नींव नहीं रखेंगे तो पार्टियों की स्थिति भी खराब रहेगी। और इनमें भी सबसे अहम बात यह है कि अगर हमको आगे बढ़ना है या पार्टियों को आगे बढ़ना है तो उनको जो शीर्ष लाइन की जो लीडरशिप है उसके साथ साथ जो द्वितीय लाइन की लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप, उसको भी उनको उसी तरह से उसको मजबूत करना होगा। क्योंकि आने वाले समय में किस तरह पार्टी को मजबूत करना है ये सेकंड लाइन लीडरशिप पे ही निर्भर करेगा। और भविष्य के नेता उन पार्टियों में कौन होंगे ये भी एक यक्ष प्रश्न होगा आने वाले समय के लिए। यहाँ पर हर पार्टी का अपना एक वजूद है और यहाँ हर पार्टी का अपनी व्यवस्था है। क्योंकि अगर दिक्कतें सिर्फ साफ रहेंगी तो, और दिक्कतें अगर आप बेहतर नहीं करेंगे, लीडरशिप नहीं करेंगे तो स्पष्ट नहीं हो पाएगी चीज़ें क्या हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ जो लीडरशिप है वो होना बहुत आवश्यक है। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। और अगर लीडरशिप की बात करें तो तमाम पार्टियों में अगर जो द्वितीय पंक्ति के नेता नहीं होंगे तो उन पार्टियों का भविष्य क्या होगा, ये भी एक अपने आप में यक्ष प्रश्न है। क्योंकि अगर लीडरशिप होगी तो निश्चित रूप से पार्टी आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्योंकि सेकंड लाइन लीडरशिप होना बहुत आवश्यक है। अगर हम बड़ी पार्टियों की बात करें तो बड़ी पार्टियों में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व भी है और शीर्ष नेतृत्व के अलावा एक व्यवस्था और भी है कि वहाँ पर समय समय पर जो उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको बड़े पद देकर रिटायरमेंट भी कर दिया जाता है और संरक्षक के रूप में उनको पार्टी में एक जगह दे दी जाती है। ये व्यवस्था फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है। हालांकि व्यवस्था कांग्रेस में और अन्य पार्टियों में भी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश नेतृत्व हो या शीर्ष नेतृत्व हो, अगर सारे आधारों पर अगर हम अकेले ही रहेंगे तो चीज़ें खराब रहेंगी। यानी अगर प्रदेश संभालना है तो उसके लिए नेता अलग होना चाहिए, शीर्ष संभालना तो इसका नेता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप को खड़ा नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खराब ही होंगी। आने वाले समय में अगर पार्टी अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अभी सत्ता में भी मौजूद है, और अगर भविष्य में उसके पास सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है तो ये मार्ग स्पष्ट रखिए कि आने वाला भविष्य उस पार्टी का बहुत बेहतर नहीं होगा अगर उनके पास भविष्य के नेता तैयार नहीं हैं।
तो चर्चा बहुत अहम है और चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय राजनीति में भविष्य भी देखना भी हम जैसे खबरनवीसों का महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि अगर हम जैसे खबरनवीस ये नहीं देखेंगे कि पार्टियों में आने वाले भविष्य में कौन से नेता सर्वोपरि रहेंगे, कौन से नेता भारतीय राजनीति को एक नई विचारधारा, एक नई दिशा देते नजर आएंगे, और कौन से नेता होंगे जो एक बेहतर दूरदर्शिता के साथ, बेहतर विजन के साथ और बेहतर विकास की धारणा के साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक हम भारतीय लोकतंत्र को, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, उसको मजबूत करने की और विश्व गुरु बनने की जो राह हम देखते हैं, जो सपना हम सजोते हैं, वो पूरा नहीं हो सकता है। मुद्दा अहम है और इसी मुद्दे पर अगर हमको जोड़ना है तो हमको जानना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उन सबको रूबरू करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से इमरान लतीफ़ भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, चंदेर सिंह कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी भाई अपना बात रखते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला सवाल हमारा रहेगा केसी जैन साहब से रहेगा। जान साहब, मुद्दा बहुत अहम है चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से पार्टियाँ काम करती हैं और प्रदर्शन करती है, सत्ता भी पे भी आती हैं, पर ये एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पार्टियों में भविष्य के नेता कौन होंगे, भविष्य की नींव कौन होंगे, सेकंड लाइन लीडरशिप किन किन पार्टियों के पास है। क्योंकि अगर पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करना है और सरगर्मी बने रहना, सत्ता बने रहना, तो उनके पास निश्चित रूप से यहाँ पर सेकंड लाइन लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण मुद्दा है और जवाब जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका। जन साहब को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि जी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। देखिए, प्रश्न आपका और जो मुद्दा है आपका बहुत महत्वपूर्ण है जी क्योंकि कहीं ना कहीं देश के विकास में, जी देश के भविष्य में जी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जब ये सत्ता में आती हैं तो इनकी बहुत महती भूमिका होती है। जी क्योंकि सत्ता में बैठा व्यक्ति जी या सत्ता जिस पार्टी की है उस पार्टी की विचारधारा जी ये तय करती है कि हमारा देश किस ओर जाएगा, किस तरफ आगे बढ़ेगा जी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी क्या छवि उभर करके सामने आएगी। जी देखिए, अगर पार्टियां कमजोर हैं, जी राजनीतिक व्यक्ति कमजोर है, जी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, जी तो सीधे सीधे उसका प्रभाव देश पे भी पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब कभी भी समीक्षा होगी जी तो उस देश को भी कमतर आंका जाएगा। जी लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति के अंदर स्वयं में दृढ़ इच्छा शक्ति है, जी पार्टी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और पार्टी की विचारधारा में दृढ़ इच्छा शक्ति है, जी तो देखिए हमारा संविधान तो बहुत मजबूत है, जी लेकिन संविधान को आगे लेके चलने में जी हम कितना मजबूत है ये भी देखना पड़ेगा। जी अभी आप देखिए कि दो देशों का बहुत भयंकर युद्ध अभी भी चल रहा है कि और वहां पे लेवेंस्की कहीं पर भी झुके नहीं, इतना छोटा देश होने के बाद में भी। तो उससे मैसेज गया कि एक कलाकार था, लेकिन कलाकार जब थे वो तब थे, आज वो राष्ट्रपति हैं, तो लेवेंस्की आज भी इतने बड़े देश के सामने नहीं झुकी। जी उसकी एक पहचान उभर करके आई जी और भारत देश की पहचान इस युद्ध में ये उभर करके आई कि दोनों देशों ने जी भारत देश को मध्यस्थता के लिए एक आवेदन किया, एक निवेदन किया कि जी भारत देश इसमें मध्यस्थता करे जी और एक संधि इसमें लेकर के आए, जी संधि प्रस्ताव भारत देश लेकर के। जी ये भारत देश की मजबूती उभर करके सामने आती है। हेलो। मैं किसी जी राजनीतिक दल हाँ की हाँ बात नहीं ऐड कर कर रहा हूँ, दीजिए। लेकिन भारत देश अगर हमारा मजबूत है तो अन्य देश हमारी तरफ एक आशा की दृष्टि से देखते हैं, जी चाहे वो भूकंप आवे, चाहे सुनामी आवे या कोई जी संकट आवे या उनके वहां राजनीतिक संकट हो, तो भारत को इस दृष्टि से देखते हैं कि भारत हमारी मदद करेगा। जी लेकिन अगर भारत की छवि ही कमजोर होगी, जी भारत के नेताओं की छवि कमजोर होगी, पार्टियों की छवि कमजोर होगी, जी तो क्या होगा कि इस तरीके का कहीं पर भी आपको ना माहौल दिखेगा, जी ना तो कोई आपसे कोई अपेक्षा करेगा, जी बल्कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। आप दूसरे से अपेक्षा करेंगे, आपसे कोई अपेक्षा रखने वाला नहीं होगा, जी क्योंकि आप कुछ करने लायक सक्षम ही नहीं होंगे। जी आपका जो प्रश्न है जी कि जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, जी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय मोदी जी ने एक नया सूत्र दिया, सबका साथ सबका विकास। जी उसके बाद में ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सब तरह के लोग इन चीजों से हट करके जी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। जी और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जी अगला प्रधानमंत्री कौन होगा जी ये कोई तय नहीं।
लेकिन हाँ, सेकंड लाइन लीडरशिप की देखें जी। तो आगे की लाइन में भारतीय जनता पार्टी के पास में कई नाम 10, है। 20, 50 लीडर इस स्थिति के क्या हैं बात है। जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी। लेकिन ये तय नहीं है कि परिवारवाद यहाँ पर है कि जी। प्रधानमंत्री जी मोदी है, उनका भाई बनेगा, भतीजा बनेगा, जी। चाचा बनेंगे, ताऊ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। बाकी पार्टियां क्या है, जी। बाकी पार्टियों में सेकंड लाइन लीडरशिप क्यों नहीं, जी। उसका भी कारण है क्योंकि कोई भी आगे ना बढ़ना चाहता है, ना किसी को आगे बढ़ने दिया जाता है। जी। अगर कोई आगे बढ़ेगा जी। तो प्रश्न ये आता है कि हम बढ़ के बहुत ज्यादा क्या करें, जी। हमें तो कुछ पार्टी में मिलना नहीं है। कल जी। को नंबर आएगा जी। तो लालू जी के बाद लालू जी की पत्नी बनेगी प्रधान मुख्यमंत्री, या उनका बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम जो बनेगा। जी। उसी तरीके से कांग्रेस में भी है कि जी। जब नंबर आएगा प्रधानमंत्री बनने का तो या तो उनके परिवार से कोई बनेगा जी। या उसके ऊपर रबर स्टाम्प लगा होगा वो बनेगा, जी। या पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है हम्म। तब भी ये सब चीजें शुरू लागू होती हैं। ठीक है। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, जी। चाहे बिहार की लालू जी की पार्टी हो, जी। तो कुल मिलाकर के जब तक लीडरशिप, आपने आपने बात राजनीतिक बातें की, जी। आपने कहा लीडरशिप जी। यानी नेतृत्व की क्षमता किसके अंदर है, जी क्या बिल्कुल। है, कौन नेतृत्व करेगा। जी। आपका प्रश्न ये है, जी। आपका प्रश्न परिवार से नहीं है, आपका प्रश्न पद के लिए नहीं कि कौन पद पे कौन बैठेगा। जी। तो सेकंड लाइन लीडरशिप कैसे बनेगी, जी। आप किसी को मजबूती नहीं होने देना चाह रहे हैं। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जी। सेकंड लाइन लीडरशिप इसीलिए है जी। क्योंकि यहाँ कोई पहले से तय नहीं। अभी जी। आप देखिए कितने नामों की चर्चा हुई जी। कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, जी। और उसके बाद में भूपेन्द्र चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष बने। जी। उनका कहीं पे इसके पहले लाइन में उनका कोई कहीं नाम भी कयास नहीं नहीं आया था। था। जी। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, जी। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जी। कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, जी। कुछ तय नहीं है। जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता सबसे ज्यादा होगी जी। और जिसके ऊपर पूरी पार्टी भरोसा दिखाएगी जी। वो बनेगा। ठीक है। अगर ये सारी चीजें और पार्टी में हो जाए ठीक है। तो यही स्थिति बाकी पार्टियों की भी आ जाएगी। ठीक है कैसी भाई, ठीक है। ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन भाई जुड़े हुए। नितिन भाई, समाजवादी पार्टी अभी अगर देखा जाए तो मूलभूत आधार अखिलेश यादव, शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव, बड़ा नेतृत्व अखिलेश यादव। क्या मानते हैं कि भविष्य में जो लीडरशिप रहेगी वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो कैसे समझेंगे कि भविष्य में अखिलेश यादव जब और अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर कौन ऐसे नेता होंगे जो पार्टी कमान संभालेंगे और पार्टी को कुछ स्तर पर लेके जाएंगे। लीडरशिप क्या रहेगी सेकंड लाइन की। गौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। जो नेता होता है जी। वो स्वयं नेतृत्व तो संभालता है। जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जी। आपको क्या किसने बताया था कि अखिलेश यादव जी के बाद अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? जी। पार्टी में 50 से अधिक नेता ऐसे हैं जी। जिनकी ये क्षमता है जी। कि वो नेतृत्व कर सकते हैं। जी। लेकिन पार्टी ने जिसको उचित समझा तय किया, जी। नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष हो गए। जी। इससे पहले हमारी पार्टी में आदरणीय रामचरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते जी। थे। समय परिस्थितियां अपने आप तय करती हैं कि अगली लाइन में हर दल में जी। जमीन से लेकर जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता से लेकर के जिले के नेता, और जिले से लेकर प्रदेश के नेता, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर नेता होते हैं। जी। इन तमाम नेताओं के नेतृत्व से ही, सामूहिक नेतृत्व से पार्टी चलती है। जी। और एक सामाजिक प्रक्रिया है, चाहे घर में हो या पार्टी में हो या कहीं और हो। जी। हर जगह एक मुखिया होता है। जी। मुखिया को अधिकार पूरा परिवार देता है। कोई संगठन होता है, संगठन देता है, पार्टी होती है, पार्टी देती है कि वो मुखिया का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। जी। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा डॉक्टर लोहिया से चली थी। जी। आवाज को बहुत हो रही, मुझे मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। आप मैं अभी इसको ठीक कराता हूँ, अब बोले भी है। हाँ, जी। जब डॉक्टर लोहिया से चली पार्टी जी। और आज समाजवादी सिद्धांत तो विचारधारा पे किसने कहा था डॉक्टर लोहिया के बाद कौन नेता होगा? जी। विचार फैला जी। तो आज पूरे देश में समाजवादी विचारधारा के लोग हो गए। जी। चाहे आप उड़ीसा के अंदर नवीन बाबू देख लीजिए, जी।
केरल से शुरू करिए, जी गरप्पा जी हुआ करते थे। जी आप बिहार में आइए, लालू जी, नीतीश जी, जी शरद यादव से लेकर के रामविलास पासवान तक कितनी जी लीडरशिप डेवलप हुई। जी उत्तर प्रदेश कर्पूरी ठाकुर से शुरू करिए और उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने नेतृत्व संभाला जी और पार्टी स्टेब्लिश हुई। 3 बार प्रदेश की सत्ता पे रहे, मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। बाद में होनहार बीरवान के हो चिकने पात, जी उस उत्तराधिकार को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कर्म से सिद्ध किया कि 2012 में अकेले आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चला, संघर्ष किए गए और उसका परिणति ये हुई सरकार आई। कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 224 सीटें दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। उसका क्रेडिट क्योंकि जो नेता नेतृत्व करता है उसको मिला और आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। जी पार्टी में बहुत सारे मंत्री थे, पर नितिन भाई एक बात ये भी है जी। कि चर्चा में कोई नहीं रहता है। आप अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें नरेंद्र पटेल की, मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जब पार्टियाँ होती हैं तो पार्टियाँ में कई चेहरे ऐसे होते हैं जो लगातार चर्चा बन रहते हैं, लगातार संघर्ष रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। पर यहाँ पर अखिलेश यादव जो शीर्ष नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वही चर्चा में रहते हैं, वही आंदोलन करते हैं। कोई संघर्ष होता है उन्हीं के द्वारा होता है, ट्वीट होता है उन्हीं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कहना ये है कि दूसरा सामने आदमी क्यों नहीं आता है। अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर जेपी नड्डा भी आते हैं और अमित शाह भी बात करते हैं, और जब निकाय चुनाव कोई भी होता है वहाँ पर बड़े बड़े नेता पहुँच जाते हैं और वहाँ पर रैलियाँ करते हैं और सभाएँ करते हैं। पर यहाँ पर अन्य पार्टियों में ये लीडरशिप क्यों नज़र नहीं आती, ये मेरा प्रश्न है आज का। गौरव जी, इसका मतलब आप सही दृष्टि से देख नहीं रहे हैं। हर जगह एक विज्ञापन आता है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ मोदी जी कोई भी काम होता है, क्रेडिट किसको दे रहा है? जी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को। जी मैं पूछ लेता हूँ, आज केसी जैन साहब बैठे हैं, जी आज नाम घोषित कर दें कि जो एक मुस्कुरा रहे हैं केसी भाई। कि प्रधानमंत्री की उम्र 70 साल के बाद अगला प्रधानमंत्री केसी भाई मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। मोदी जी के पूरे हो गए। जी हाँ बिल्कुल, अभी उनको मौका दीजिएगा, मुझे बात कर लेने बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। तो क्या ये अगले नाम की घोषणा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के रहते नहीं नहीं प्रधानमंत्री को? नहीं घोषणा वाली बात नहीं। जी क्या कर सकते हैं? नहीं, आप जैसे इन्होंने उंगली उठाई, मैं इनकी उंगली का जवाब दे रहा हूँ। जी हमेशा जी ये मीडिया तय करती ना कि किसको दिखाना। मोदी जी हर जगह दिखाए जाते हैं। हाँ, ऐसी तरीके तमाम राजनीतिक दलों का जो मुखिया होता है। जी आप कभी मेरा ट्वीट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ता बिल्कुल पढ़ता हूँ नितिन भाई। पार्टी का प्रवक्ता जी। हूँ, मेरा ट्वीट आप नहीं पढ़ते, कभी नहीं दिखाएंगे। जी। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही ट्वीट दिखेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट आप कभी दिखाते हैं? जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव इतने सारे हैं, संपन्न निषाद का, नरेंद्र जी सरोज का, जी के हमारे उपाध्यक्ष किरण में नंदा जी का, कभी आप ट्वीट दिखाते हैं क्या? मीडिया जिसको नोटिस करेगा और जिसको शो करोगे वैसी दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि पार्टी में नेतृत्व की कमी है। पूरा एक संगठन है, पूरी सेकंड लाइन की लीडरशिप है, थर्ड लाइन की लीडरशिप है और फोर्थ लाइन तक की लीडरशिप है। प्रदेश का नेतृत्व है, देश का नेतृत्व है, जिले का। केसी भाई थोड़ा ले लीजिए। तो केसी भाई अभी जवाब लेता हूँ आपका। केसी भाई अभी जवाब लेता हूँ। नितिन भाई बात पूरी करिए, फिर बाकी मेहमानों को लेना। बोलिए जल्दी नितिन भाई, अपनी बात पूरी करिए। मैंने वही नहीं, मेरी बात हो गई जी, मेरी बात हो गई जी। आप पूछिए। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में चंदेश भाई है। चंदेश भाई पूरी बात सुनिए, आपका बहुत स्वागत है। काफ़ी समय बाद आप चर्चा में शामिल हुए। चंदेश भाई, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है वो पार्टियों में बनानी चाहिए, क्योंकि देश उम्मीद अपनी पार्टियों से ही लगाता है। जो देश को चलाते आए हैं वर्षों से, उन्हीं से उम्मीद होती है। तो क्या मानते हैं, कांग्रेस में इस पटकथा पे काम होता नजर आ रहा है या पुरानी पटकथा पर ही हम काम करते रहेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जी शुरू से ही जी आजादी से पूर्व या आजादी के बाद जी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में रही है जी और इसी का परिणाम है जी कि केंद्र में, राज्य में सरकार के गठन के अलावा जी गांव स्तर पर, नगर स्तर पर, पंचायत स्तर पर सरकार का गठन करने का प्रावधान भी कांग्रेस पार्टी ने किया। जी त्रिस्तरीय पंचायत का गठन भी कांग्रेस पार्टी ने किया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी कांग्रेस ने देने का काम किया, ठीक, ताकि गांधी जी के सपने को साकार किया जा सके। ये पार्टी के अंदर नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत के हर गांव में, नगर में, मोहल्ले में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से नेतृत्व देने का कार्य किया। गांव में, नगर में सरकार के गठन का कार्य किया। जब देश के अंदर
लोकतंत्र को लेकर जी कांग्रेस पार्टी इतने बड़े बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, जी तो उसकी पार्टी के अंदर जी सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, निचले स्तर पर नेतृत्व न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा अभी केसी जैन साहब को मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था, जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जी लेकिन ये एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जी जहां अध्यक्षों का इलेक्शन नहीं, नॉमिनेशन होता है। अच्छा इस देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, होने जा रहा है और भविष्य में होगा। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करके देख ले। और जहां तक राजनीति के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी शुरू से राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समर्थक रही है। जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो मोदी के और अमित शाह के चुंगल में फंसी हुई है। लो। ये राजनीतिक केंद्रीकरण के हिस्सा है। इस मुस्कुरा रहे देश केसी में भाई। इनके एक नेता पांच कैबिनेट राज्यों में मंत्री कितने- ने एक दो पांच सच्चे राज्यों में शब्द क्या चुनाव बोल हुए, दिए, जी कहाँ आप जीते? देश को सही बात तो क्या नेतृत्व बता तो दी। आपका फेल हो गया उनको ना। राजनीति से, भारतीय जनता कैसा पार्टी की नेतृत्व है? राजनीति पांच से राज्यों में चुनाव हुआ, नितिन सूर्य गडकरी के आउट हो साहब गए। को दूध की मक्खी की तरह कैसा निकाल कर नेतृत्व है फेंक ये? दिया गया। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय नागपुर में लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ सिग्नेचर करने का कार्य ये करते हैं। दूरबीन लगा बैठे ये हैं रबर भारतीय स्टैंप जनता नेता पार्टी की पे बात ही। कर रहे थे। ये ये रबर अपनी स्टैंप पार्टी पे प्रधानमंत्री दूरबीन नहीं दिए हैं, लगाएंगे। ये रबर स्टैंप दूरबीन लगा के गृहमंत्री बैठे दिए हैं हैं, भारतीय जनता ये पार्टी रबर पे। स्टैंप मुख्यमंत्री निर्णय देते हैं। नागपुर से होता है कि क्योंकि निर्णय दिल्ली से होता वास्तव है? में स्टैंप कहाँ लगेगा इसका निर्धारण नागपुर में किया जाता है। अच्छा वाह वाह वाह, क्या तो बात। भारतीय जनता जवाब पार्टी लेता हूँ एक किसी भाई, जवाब लेता लोकतांत्रिक हूँ आपसे। पार्टी नहीं है जी और कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है। अच्छा भाजपा नहीं है। इन्होंने परिवारवाद का नाम लिया बार बार, बड़ा इनका जी। एक जो है एक बहुत फेमस इनका वो डायलॉग है, हर बात में परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। भैया राजतंत्र में परिवारवाद हुआ करता था, लोकतंत्र में परिवारवाद की अवधारणा नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में मत देने और नेता चुनने का अधिकार देश की जनता को है। चाहे वो किसी भी परिवार से है, भारत का नागरिक है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो जनता के बीच चुनाव लड़ने जाता है। हर 5 साल पर जाता है। जी। जनता वोट देती है तो चुनकर सदन में जाता है, जनता वोट नहीं देती तो चुनकर सदन में नहीं जाता। जी तो परिवार का आरोप कहां? और यदि परिवारवाद का आप आरोप लगा रहे हैं तो अनुराग ठाकुर कौन है भैया? आप बताओ इस देश को अनुराग ठाकुर कौन है, पंकज सिंह कौन है? और आप परिवारवाद की बात करेंगे, आप तो मठों में परिवारवाद रखे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का योगी अवैधनाथ जी से क्या संबंध रहा है, आप बता दीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ जी अवैधनाथ जी के भतीजा नहीं है? जब आप मठों में परिवारवाद कर रहे हैं और राजनीति में परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, चुल्लू भर पानी में केसी जैन साहब आपको डूबकर मर जाना चाहिए। आप बताओ देश को कि अवैधनाथ से योगी आदित्यनाथ का क्या संबंध है? वो अवैधनाथ के भतीजा है कि नहीं है? आपने मठों में परिवारवाद किया है, आपने धर्म को धंधा बनाया है और धर्म को धंधा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोकतंत्र के विरोधी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात शोभा नहीं देती है। ये परिवारवाद आपके अंदर भरा हुआ है नसों में। किसी में भी लेता हूँ, बाकी मेहमानों को ले लो, जवाब लेता हूँ आपसे। कांग्रेस की नस में परिवारवाद भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। परिवारवाद के नाम अरे पे आप तिलमिला बताओ ना, उठते हैं। हमने जो प्रश्न अगर खड़ा प्रधानमंत्री किया उसका बनेगा जवाब कौन दो बनेगा आप। प्रधानमंत्री? यदि अगर जवाब पार्टी नहीं का आता अध्यक्ष है तो बनेगा टीवी कौन छोड़कर बनेगा? चले जाओ। जी आप किसी भाई बताओ कौन इस देश को चलाता है? शासन टिकट का कौन बांटता है? विकेंद्रीकरण का जी। सिद्धांत पार्टी का किसने टिकट दिया? कौन बांटता है? आप बताओ त्रिस्तरीय पार्टी पंचायत का टिकट किसने कौन दिया? बांटता है? सब सिर्फ सोनिया गांधी पंचायतों ठीक को है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा सिर्फ राहुल किसने गांधी दिया? बांटते हैं। आप बताओ भारत बाद- का वो पांच कौन राज्यों बाद में में चर्चा की पांच जाएगी, बाद में राज्यों चर्चा चुनाव की हुए, जाएगी। नागौर आप से शून्य पे आउट त्रिस्तरीय हो गए। पंचायत की यही शुरुआत आपका की। नेतृत्व आप है। बताओ इस यही देश को आपका देश जानना नेतृत्व चाहता क्षमता है। है। ठीक है, अरे सेकंड लाइन छोड़िए, केसी भाई, फर्स्ट लाइन केसी में भाई, कोई नहीं बचा। अभी आप जवाब फर्स्ट देता लाइन अरे में आप अपने कांग्रेस अध्यक्ष का में कोई चुनाव नहीं तो बचा करा लो पहले। नेतृत्व करने जी। लायक। नॉमिनेटेड व्यक्ति केसी भाई, चंदेश भाई, डेमोक्रेसी की बात करेगा। अभी बाकी अरे मेहमानों को ले हमारे लो, वहाँ चर्चा आगे बढ़ाई संबंध जाएगी। हमारे इलेक्शन वहाँ से तो है, मंडल नॉमिनेशन अध्यक्ष का से चुनाव नहीं होता है। है। जी। क्या बात करते हैं आप? जी ठीक है, भारतीय ठीक है। जनता और पार्टी आपके वहाँ इज अगर अ कोई नॉन पर्चा भर देना, डेमोक्रेटिक पार्टी कोई पर्चा भर देता है वो पार्टी से बाहर हो जाता which है। is not interested और in जिस election of लोकतंत्र की आप president बात also करते हैं ना, appointed the जिस ठीक है, president of ठीक है। लोकतंत्र की India। आप बात ठीक है, ठीक है। President of जो है ठीक है, ठीक है। a party। अरे भाई केसी भाई, चंदेश भाई और बाकी मेहमानों को ले लो, चर्चा आगे सबको बढ़ेगी। याद है। हमारे और साथ आपातकाल क्यों लगा ये भी याद है जी सबको। अभी अभी जवाब लेते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में इमरान भाई बैठे। इमरान भाई, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और आम आदमी पार्टी मुख्य सूत्रधार
अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे तमाम नाम। और अगर और नेतृत्व की बात करें तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, प्रदेश से लेके और केंद्र की राजनीति तक हमेशा चर्चा बने रहते हैं और हमेशा यूपी सरकार से लेके तमाम सरकारों के बीच में चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर उनके पर लगाते रहते हैं। क्या मानते हैं सेकंड लाइन लीडरशिप आम आदमी पार्टी में किस तरह तैयार हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन से ऐसे नाम रहेंगे जो चर्चा में रहेंगे आने वाले समय में? देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी तो एक अद्भुत उदाहरण है इस मामले में जी, कि हमने ज़मीन से लोगों को उठाकर नेता बनाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि वो बूथ तक की राजनीति कर सकते हैं। ऐसे लोग आज आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश स्तर की राजनीति कर रहे हैं। जब हम पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि नेता कौन होगा, कैसे आप सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। इवन जब आम आदमी पार्टी का गठन हो रहा था तब हमसे कहा जाता था, जब हम आंदोलन में थे तो यही पार्टियां जो आज हमारे साथ इस डिबेट में भी शामिल, यही लोग कहते थे कि आप पार्टी बना लीजिए, पहले दम हो तो पार्टी बना के आप चुनाव लड़ लीजिए। जब पार्टी बन गई तो कहा चुनाव में आ जाइए, चुनाव में आ गए तो कहा कि अब चुनाव जीत के दिखा दीजिए, जब चुनाव जीत गए तो कहा कि सरकार बना के दिखा दीजिए। आज सफल 3 सरकार हमने दिल्ली के अंदर चलाई, फिर पंजाब के अंदर एक सफल सरकार चला रहे हैं और उसी के दम पे आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है। निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। सेकेंड लाइन लीडरशिप क्या मतलब, मैं तो ये कहता हूं कि हर स्तर पे नेतृत्व का होना जरूरी है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर और बूथ स्तर तक, या कह लें कि मोहल्ले स्तर तक पार्टियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि जो पार्टी की विचारधारा है वो जमीन तक पहुंचे और जमीन की जो समस्याएं हैं और जमीन की जो विचार हैं, जमीन का जो परसेप्शन है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, ताकि सही मायनों में जो राजनीति का काम है वो सही ढंग से संपादित हो सके। तो आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पहले दिन से रुचि दिखाई और पहले दिन से काम करना शुरू किया है। सक्रिय राजनीति में सरकार बनने से पहले भी और सरकार बनने के बाद भी मोहल्ला सभाओं के गठन पे अगर किसी ने काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। आज भी जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जो बजट आता है विधायक निधि का, विधायक बाकायदा अपने मोहल्लों में मीटिंग करके और मोहल्ले वालों की इच्छा के अनुसार उनकी जरूरतों के हिसाब से उस फंड को खर्च करता है। तो आम आदमी पार्टी ने इस बारे में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमने हर स्तर पर लीडरशिप को डेवलप करने का काम किया है। हमने बाकी राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ अपने जुमलों में आदर्शवादिता रखती हैं, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है, कम से कम आम आदमी पार्टी इस इल्जाम से काफी परे है। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जहां जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आपको पहले लगता था कि वहां नेता कौन, आज गुजरात के अंदर देखिए, गुजरात में अभी आपसे मैं पूछूं कि कुछ आम आदमी पार्टी कुछ नेताओं का नाम बताइए तो शायद 2-4 नाम आप बड़ी मुश्किल से ले पाए। लेकिन जब सरकार बन के आ जाएगी तो आपको दिखेगा कि जमीन पर किन लोगों ने काम किया और कैसे नेता सरकार बनाने वाला है गुजरात में भाई। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। पंजाब में जिस तरीके से हमने बनाया, गुजरात के अंदर स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि आपको आवाज आ रही है मेरी? गुजरात में आम आदमी पार्टी, बिल्कुल केसी भाई हमसे बेहतर ढंग से जानते होंगे कि उस गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है और निश्चित रूप से आप देखेंगे किस तरह के चेहरे वहां पर आते हैं। जब हम सरकार का गठन करेंगे तो आप फिर देखेंगे नेतृत्व वहां पर भी दिखाएंगे। इसी तरीके से राज्य दर राज्य, यानी छिपा हुआ नेतृत्व है इमरान भाई? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा आम आदमी पार्टी की पहचान ये है कि वो आम आदमियों को नेता बनाने की काम करती है। तो आम आदमी की पहचान आप कहां देख पाएंगे? आज मैं आपके स्टूडियो में बैठ के बहस कर रहा हूं, पिछले 3-4 साल से लगातार पहली जो बहस मैंने शुरू की थी शायद जैन साहब के साथ ही शुरू करी थी। एक मतलब हमारे गरीब माँ बाप ने, किसान माँ बाप ने गेहूं धान बेच के पढ़ाया लिखाया था, ये उम्मीद कभी नहीं करी होगी इस तरह के परिवार से आने वाला एक युवक जो है वो राजनीति में जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया कि एक नेता के तौर पे, एक कार्यकर्ता के तौर पे आज अपनी पहचान डेवलप कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में संभव है कि जमीन से कब कौन नेता बन जाएगा, एक आम आदमी कब नेता के रूप में लोगों के सामने आ जाएगा। ये कौशल, ये ईमानदारी, ये निष्पक्षता अगर कहीं है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी में दिखती है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा भी जहां जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा, इसी तरीके से लोग आएंगे, नेता बनेंगे और देश को चलाने का काम करेंगे। ठीक है। हमारे साथ आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं। आमिर भाई, गहन अनुभव है, क्या मानते हैं कि जो आज का मुद्दा है, इस मुद्दे में जो दल है हमारे देश के, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो क्षेत्रीय हों, चाहे राष्ट्रीय हों, किस तरह से यहाँ पर काम होता नजर आ रहा है? बहुत सुंदर बाबा जी आपने
मुझे इस चर्चा में शामिल किया और वाकई ये इस मुद्दा तो इम्पोर्टेंट है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन मुद्दे बहुत सारे भी थे जी और बेसिकली जो लेटेस्ट मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पे बात होना चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये भी मुद्दा बहुत अच्छा आपने चुना है जी कि सेकंड लीडरशिप। तो हमने सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी शुरू होते जी। हैं, केसी जैन जी ही सबसे पहले बोले थे, इसलिए सबसे पहले तो उन्हीं की बात से शुरू चलिए करते ठीक हैं है जी कि उन्होंने एक 50 यानी कि आधा सैकड़ा नामों का, मतलब नाम नहीं लिए लेकिन आधा सैकड़ा की गिनती बताई कि कम से कम मेरे यहाँ 50 नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की लाइन में हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो 5 आदमी के नाम भी नहीं गिना सकते हैं। बड़ी ईमानदारी की और सच्ची बात है, इसलिए गिनवा लूंगा हाँ, गिनवाया जाएगा। लेकिन बहरहाल नहीं वो तो देखिए, अब गिनवाने को तो नितिन गडकरी नंबर 1 के थे, संघ के नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता थे, लेकिन एक बयान उन्होंने दे दिया कि इस सत्ता के लिए इस तरीके की राजनीति नहीं हो सकती। उसका एक हफ्ता नहीं लगा और नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाहर कर दिए गए, दूसरे मामा कर दिए गए शिवराज सिंह चौहान जी। तो देखिए कुल मिलाकर के एक सच्ची बात यह है, और उम्र का जहाँ तक मामला, देखिए राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता है और ना राजनीति में कोई बच्चा होता है। अगर वो इस लायक है कि समाज में खड़े होकर अपनी बात कर सकता है और वो नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वो मेरी नज़र में नेता है। नेता के कोई 4 कान नहीं होते हैं और ना कोई पर लगते हैं। नेता में अगर नेतृत्व की क्षमता है तो वो नेतागिरी खूब आसानी से कर सकता है। लेकिन दूसरी बात, राजनाथ सिंह पूर्व में गृह मंत्री थे, आज वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, लेकिन आज ईमानदारी की बात यह है, केसी जैन जी दिल पे हाथ रख के बता दें कि आज राजनाथ सिंह जी की क्या पोजीशन है। तो सेकंड लीडरशिप का तो मामला देखिए, गिनाने में तो ये 50 कह रहे हैं, मैं 150 गिना दूंगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हालांकि मैं भाजपा का नेता नहीं हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन सेकंड लीडरशिप को 150 नेता गिना सकता हूँ गारंटी के साथ। अभी अच्छी बात है इनके लिए, ये तो अच्छी बात है इनके लिए। हाँ लेकिन कहाँ है, कहीं नहीं है भाई जी। मोदी है तो मुमकिन है, सीधी बात ये है। और मोदी ही की वजह से आज बाबा जी भी हैं। बाबा जी थोड़ा पिटके थे, थोड़ा उन्हें पीएम की लाइन में तेजी से दौड़ रहे थे तो वो शॉर्ट कर दिए गए। केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री की लाइन में थे तो उनका खुद चुनाव हरवा दिया गया। और दिनेश जी उप मुख्यमंत्री थे, आज की तारीख में वो घर बैठे हुए हैं। देखिए कुल मिलाकर सेकंड लीडरशिप का मतलब किसी पार्टी में कुछ नहीं है, चाहे कोई हो। समाजवादी पार्टी के दूसरे हमारे सपा के नेता बोले थे, समाजवादी पार्टी को तो कहने ही नहीं चाहिए, कोई उसका जवाब ही नहीं है। माननीय अखिलेश जी के आगे कोई कुछ है नहीं। खुद उनके चाचा जो ज़मीन से उभरे, जिन्होंने ज़मीन पर मेहनत करी, दरियाँ बिछाई, कुर्सियाँ बिछाई, झगड़े हुए, उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए, पुलिस की लाठियाँ भी खाई। एक वक्त ये भी था कि जब सपा सत्ता में नहीं थी तो उन्हें धकियाया गया। दरोगा जी, एक 2 टके का दरोगा उनके पिछवाड़े पर लात मार रहा है। तो कुल मिलाकर इस मेहनत और मशक्कत से पार्टी में उन्होंने लेकर के आए, लेकिन अब अखिलेश के आगे वो भी ढक्कन खत्म कर दिए गए। आजम खान की क्या पोजीशन है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो सेकंड लीडरशिप का कोई मतलब ना सपा में है और ना भाजपा में है। कांग्रेस की बात आ जाइए, कांग्रेस में देखिए सेकंड लीडरशिप पे ही देश का बंटवारा हो गया था कि सेकंड लीडरशिप कौन रहेगी। हर आदमी फर्स्ट लीडरशिप चाहता था और देश का बंटवारा हो गया। भाई आवाज सुन रहे हैं? तो इसमें कोई अछूता गौरव जी है ही नहीं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए ये कल की पैदाइश है, मैं इस पर कोई तर्क वितर्क इसलिए नहीं करूंगा कि इमरान भाई मेरे बगल में बैठे हैं और मेरे बड़े भाई चौथी सरकार चला रहे हैं भाई। हाँ नहीं, कुल मिलाकर चौथी सरकार चला रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन 3 पार्टियां जो पुरानी हैं देश में और जिनकी अपनी सरकारें भी कई बार रह चुकी हैं। और जहां तक कांग्रेस की पार्टी की बात है तो सेकंड लीडरशिप की बात देखिए, अब कांग्रेस में एक बात तो ईमानदारी से चंद्रेश जी भले नहीं कह पाए, और मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं हूँ ना नेता हूँ, मैंने पहले जैसे भाजपा के लिए किया मैं वैसे कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एक सच्चाई है कि कांग्रेस में मौका मिला। अब जैसे मनमोहन सिंह पे लांछन लगता रहा था कि वो तो एक मुखौटा है या रबर स्टैम्प रबड़ है या एक मोहरा है, चलिए मान लिया। लेकिन नरसिम्हा राव जी क्या थे? नरसिम्हा राव तो पूर्ण बहुमत से सरकार में आए थे और राजीव गांधी का उसी टाइम हत्या हुई थी, लेकिन नरसिम्हा राव ने बढ़िया सरकार भी चलाई, ऐसा नहीं है। देखिए त्रुटियां तो हर जगह हैं, हमारे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, आप में भी कमियां हो सकती हैं, वो तो अलग बात है। तो हम आसमान से तो उतरे नहीं हैं भाई, एक सिस्टम के तहत हम भी हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सेकंड लीडरशिप का जहाँ तक मामला है, कोई पार्टी छूती नहीं, सब जगह डिक्टेटरशिप है। और उसके बरस एक बात और कहते हैं गौरव जी, अब हम इन सब जो बातें मैंने कही हैं, अगर डिक्टेटरशिप नहीं है या सेकंड लीडरशिप है, उस सेकंड लीडरशिप कोई काम नहीं करता है, करना एक ही मुखिया को काम पड़ता है, उसी के पीछे सब चलते हैं। हाँ, अब वो मुखिया की आंखें बंद हो जाएं, फिर समाज में दूसरा मुखिया तलाशा जाए, लेकिन जब तक वो मुखिया अगर पार्टी का है, ना वो किसी को आगे आने देना चाहता है, ना वो खुद किसी को चाहता है मैं आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल सही बात कही आपने, सटीक विश्लेषण ये है। तो हमारे केसी भाई सबके आपने जवाब सुने, नितिन भाई भी बोल रहे थे, आमिर साबरी भाई बोले हैं, इमरान भाई बोले हैं और चंदेश भाई भी बोले हैं। अब जवाब आपको सबको देना है, बताइए। देखिए अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बातें कही जी, तो सबकी अपनी अपनी समीक्षा है जी। और बात यह है कि आपका जो प्रश्न भर करके आया जी कि सेकंड लीडरशिप का अभाव क्यों,
तो देखिए हमने उसमें एक बात कही कि सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि परिवारवाद, जी फिर उसी बात को दोहरा रहा है। जी और सबने उस चीज का खंडन करने का प्रयास किया कि कहीं पे परिवारवाद नहीं है, जी हमारे वहां नहीं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हो, हमारे मित्र हो, या कांग्रेस के साथी हो, जी तो उन्होंने प्रयास किया अपनी बातों को रखने का। लेकिन ये आमिर भाई सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं, और उन्होंने एक बात उन्होंने स्पष्ट भी की जी कि जो फर्स्ट लीडरशिप है वो किसी को उभरने नहीं देना चाहती, जी और ऐसे में सेकंड लीडरशिप उभर के आए भी तो कैसे आए। जी तो उनकी इस बात को तो मैं कुछ हद तक मानता हूँ, अच्छा और यही बात मैं भी कह रहा हूँ। जी। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी में और दूसरी पार्टी में जी जब परिवारवाद की बात आती है, तो परिवारवाद का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि एक परिवार के कई लोग राजनीति में हैं। अगर समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव जी राजनीति में है, माननीय मुलायम सिंह जी रहे और अखिलेश जी हैं, दीपक जी, उस पर आपत्ति नहीं है। जी बात ये आती है कि जब भी मुखिया की बात होगी, जब भी चाहे पार्टी के लीडरशिप की बात हो, या जब बात हो कि सत्ता अगर आपको मिलती है जी। तो उसमें शीर्ष नेतृत्व पे कौन बैठे, जी तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका नाम आएगा? आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, अखिलेश यादव जी का। अभी हमने ये प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथी ने कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश के पटेल जी अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार मिली जुली गठबंधन से या प्योर किसी तरीके से बनती है, तो क्या परिवार से बाहर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? जी। क्या अब तक कोई बना मुख्यमंत्री? नहीं बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, जी। वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो जी। या मुख्यमंत्री पद की हो। कल्याण सिंह जी के बाद क्या कल्याण सिंह जी के बेटे राजनीति में नहीं है? हैं? लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बने? जी। नहीं बने। तो इसके पहले भी जो भी मुख्यमंत्री रहा, क्या वो मुख्यमंत्री बने? जी। उनके बेटे या उनके परिवार के नहीं बने। कल्याण सिंह जी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद क्या उनके परिवार का कोई मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद में किसका नाम आया? लाल कृष्ण आडवाणी जी का आया। ये अलग बात है कि सरकार नहीं बनने पाई। उसके बाद में फिर मोदी जी का नाम आया। उसके बाद में कौन आगे होगा ये तय नहीं है। लेकिन ये इतना जरूर तय है कि मोदी जी के परिवार का व्यक्ति वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। योगी जी के परिवार का व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये तय जरूर है। आगे कौन बनेगा ये तो नहीं तय है, लेकिन उनके परिवार का नहीं बनेगा इतना तय जरूर है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी लीडरशिप, जो सेकंड लीडरशिप की आपने बात कही, वो जो आपका मूल प्रश्न है, मैं उससे हटना नहीं चाहता। वो मूल प्रश्न रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, केवल इवन उत्तर प्रदेश या प्रधानमंत्री पद का नहीं है, किसी भी राज्य में ये तय नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा और उसके परिवार का बनेगा। ये तो बिल्कुल तय है कि उसके परिवार का नहीं बने। लेकिन और पार्टियों में ये तय है कि अगर सरकार एन के प्रकार बनती है तो वो व्यक्ति स्वयं बनेगा, नहीं बनेगा तो उसके परिवार का बनेगा। आप लालू जी का देख लीजिए, लालू जी के बाद लालू जी की पत्नी बनी जब वो जेल चले गए, पत्नी के बाद अब उनके बेटे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो नेतृत्व संभाल रहे हैं, वो डिप्टी सीएम है। कल को प्योर सरकार बनेगी तो लालू जी के बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। वही हाल आप अन्य पार्टियों का, समाजवादी पार्टी का वही हाल है, वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस में आप देख लीजिए कि अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के बजाय कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक तय नहीं है। और रही बात कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया तो किन स्थितियों में प्रधानमंत्री बना और कैसा प्रधानमंत्री था, ये भी सबने देखा। और पार्टी की कमान किसके हाथ में है? कांग्रेस की। आज भी कई नेताओं ने कहा कि गांधी परिवार के हाथ में ही बागडोर रहनी चाहिए। ये कौन सा फार्मूला है? कांग्रेस के साथी ने बिल्कुल एक बात अच्छी बात कही, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लेकिन आपके वहां आज भी राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र शाही चल रही है। इसी का तो विरोध है, इसी का विरोध है और किसी का विरोध नहीं। और आपकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अभी विरोध किया है और उन्होंने पार्टी छोड़ी है और तमाम सारी चीजें उन्होंने कही है कि पार्टी गर्त में क्यों गई। और जिसकी आप बात कर रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र का हनन किसने किया, लोकतंत्र का खात्मा किसने किया, लोकतंत्र का गला दबाने का किसने काम किया? आपको बेहतर याद होगा। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आपातकाल क्यों लगा और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद उनको जेल क्यों भेज दिया गया, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चंद्र भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? केसी भाई, चंद्र भाई अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल जी। एक दो बात है केसी भाई साहब का, मैं जवाब दे दूं। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को समस्या परिवारवाद से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को समस्या गांधी परिवार से है। अच्छा। इस देश में दो ही परिवार है, एक संघ परिवार, एक गांधी परिवार।
संघ परिवार भारत विरोधी है, भारत के संविधान का विरोधी है, लोकतंत्र का विरोधी है, और गांधी परिवार संविधान का समर्थक है, लोकतंत्र का समर्थक है, भारत का समर्थक है, भारत के लोगों का समर्थक है। इसलिए आरएसएस के जो लोग हैं उनको गांधी परिवार से दिक्कत है। ये महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा तो कि जो लोग मठों में परिवारवाद कर रहे हैं वो राजनीति में परिवारवाद पर बहस कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है? कांग्रेस पार्टी में पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है, शायद ये लगता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। 9,000 के आसपास मतदाता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, विभिन्न प्रांतों से मतदाता वोट डालने का काम करेंगे। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं, तो नॉमिनेट करते हैं और इनकी चाबी नागपुर से लगती है और ये सिर्फ बुलेट की तरफ फड़फड़ आगे बढ़ने का काम करते हैं। इनके पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूर्ण रूप से आरएसएस के द्वारा संचालित एक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कोई लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। और ये नितिन गडकरी से आप पूछ लीजिए, कौन है अनुराग ठाकुर, कौन है, या परिवारवाद की उपज है कि नहीं है? भारत का संविधान भारत के प्रत्येक देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार से किसी को नहीं बोलने देंगे, सकता है। जनता उसे जिताएगी वो सदन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये परिवारवाद की कोई विषय नहीं है। असली विषय ये है कि आरएसएस को जो संघ परिवार है उसको गांधी परिवार से डर लग रहा है। और ये जो बातें कह रहे हैं वो भय से युक्त बातें हैं। आज देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन विषयों पर बोलने से कतरा रहे हैं, ये महंगाई पर बात करने से कतरा रहे हैं। और जहां तक सेकेंड लीडरशिप की बात हुई तो राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं और वो हमेशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी सिफारिश करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कांग्रेस के अंदर सुदूर ग्रामीण अंचल से आप नेताओं को लेकर आइए, कांग्रेस का सदस्य बनाइए, उन्हें जिम्मेदारियां दीजिए। आप ये बताइए, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं किस राजा का बेटा हूँ? मैं भारत के एक साधारण गांव के साधारण परिवार से किसान का लड़का हूँ और आज केसी जैन साहब जैसे बड़े आदमी के समक्ष में बैठता हूँ तो कांग्रेस पार्टी की वजह से बैठा हूँ। गौरव जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जगह दिया है। मैं केसी जैन साहब बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ उनकी तरह, मैं एक साधारण से किसान परिवार से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरा गांव समाज का पिछड़ा गांव है देश का, वो नेतृत्व सवाल है, वहाँ सड़क नाली बिजली नहीं है। फिर भी मैं वहाँ से आने वाला एक बालक, एक नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने ये मंच दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने ये साबित किया कि वो ग्रामीण अंचल से आने हुए नौजवानों को भी राजनीति में महत्व देती है। और हर प्रांत में हमारा संगठन है, हर प्रांत में हमारे नेता हैं, जल्दी बोलिए। और वो परिवारवाद की उपज नहीं है, वो अपने मेहनत से, अपने बल पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से आप जाकर देखिए वो कैसे परिवार से संबद्ध है। ठीक है केसी जैन साहब बड़े लोग हैं, इसलिए इनके आंख पर पट्टी लगा हुआ है। इनका चश्मा जो है मोदी जी का काला चश्मा है, अंधभक्त का चश्मा है, अंधभक्त के चश्मे से सच्चाई नहीं दिखाई देती है। वो चाहे 2014 का इलेक्शन हो या 2019 का इलेक्शन हो, वहां पे भी जनता ने इनको नकार दिया, तो लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने नकार दिया। और 5 राज्य, मतलब 5 बड़े राज्यों का चुनाव हुआ अभी उत्तर प्रदेश को मिला करके, और 5 राज्यों में इनको नकार दिया। कई राज्यों में परिवारवाद का रोना रोज छोड़ दीजिए, परिवारवाद होता तो ऐसा नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं। परिवारवाद का रोना छोड़िए, इस देश में कहीं परिवारवाद नहीं है, देश में 2 ही परिवार है, जो गांधी परिवार है, एक भारत का विरोधी परिवार है, संघ परिवार है। सबको बराबर समय देना भाई, सबको बराबर। अरे केसी भाई
संदेश भाई आप नितिन बताइए, सिंह यादव जी योगी बोलना चाह रहे आदित्यनाथ जी हैं परिवारवाद के उपज हैं कि नहीं है? अवैधनाथ जी अपने भतीजे को ही मटका ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश छोड़ के मठों में परिवारवाद भाई, करते बारी-बारी हैं बोलिए, और ठीक है, ठीक राजनीति है। में परिवारवाद पर बात संदेश करते भाई, हैं। केसी आपको भाई शर्म आनी और चाहिए। मेहमान भी हमारे साथ हैं। संदेश भाई थोड़ा सा समय नहीं, दीजिए। मेरा एक प्रश्न है बड़े निवेदन के साथ। जी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद चिल्ला रही है, वो बताए कि अवैधनाथ जी से योगी आदित्यनाथ जी का क्या संबंध था? जी। क्या वो अवैधनाथ जी के योगी आदित्यनाथ जी भतीजा नहीं है? और अपने भतीजे को मठाधीश बनाना परिवारवाद है कि नहीं है? इस प्रश्न का जवाब बस हमको केसी जैन साहब दे संतों को बैठ के गाली दे रहे हैं। जी। कांग्रेस के लोग यही काम करते जी। हैं, संतों को अपमानित करना। भाई, हम तो जो संत पूछ परंपरा रहे हैं को वो अपमानित जवाब करना। दे दीजिए ना और- कि योगी और आदित्यनाथ सुन जी लीजिए। योगी अवैधनाथ जी और के सुन भतीजा लीजिए। चले, ठीक है, हैं ठीक कि है। नहीं है? चले, ठीक है। इसका जवाब दे मुद्दा ये नहीं दीजिए। है, मुद्दा ये नहीं है। मठ में के परिवारवाद है कि नहीं है, ये इतने जवाब दे वहाँ दीजिए। इतने नितिन भाई, अपनी बात बड़े पूरी इतने करिए। बड़े मठ को आप कलंकित कर रहे हैं बैठ करके। अरे हमारे भाई, लोगों केसी को भाई, आप गाली मत और दे भी लोग रहे मेहमान भी है हैं। भाई। उसके लिए आप गाली दे रहे हैं। ले जाइए। वहाँ आपको परिवारवाद डिबेट दिखाई देता है जी, अरे कि धिक्कार है पॉलिटिक्स आपको, में क्यों है आप पर? सेकेंड लाइन क्यों है लीडरशिप को कांग्रेसियों लेकर पर? कौन पार्टी जो सत्तों कितनी के अंदर चिंतित परिवारवाद है? तो देखते हैं। मैंने तो अरे बताया जिन्होंने पूरा ठीक है, परिवार ठीक है। त्याग दिया, संदेश भाई, उनको परिवारवाद दिखाई लीडरशिप दे को रहा है। लेकर हमेशा से चिंतित रही उनको है। परिवारवाद ठीक है। दिखाई दे रहा है। अरे कौन सी योगी जी के बीवी बच्चे हैं? ठीक है, ठीक है। वो हमने भारत के गांव ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। सरकार हो को गया, हो स्थापित गया। करने का काम किया ताकि भारत के सुदूर ग्रामीण अंचल से भी ठीक है नेतृत्व भाई। उभर कर सामने आ सके। और ये गांधी जी की संकल्पना थी जिसे साकार करने का काम ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी ने हो किया। गया। कांग्रेसी चंदेश और भाई सत्ता के और सुख के केसी लिए भाई, कुछ भी कर सकते थोड़ा सा हैं। समय और दीजिए ऐसे हमको। निम्न स्तर के लोगों ठीक है, को, केसी भाई। ऐसे निम्न भाई, स्तर अब के किसी लोगों जैन को साहब जवाब नहीं मठों दे में पा रहे हैं तो परिवारवाद उसमें दिखाई दे हमारा रहा है। कोई दोष ठीक नहीं है, है। ठीक है, हो गया। या तो वो जवाब दे भाई, अपनी बात या पूरी टीवी करिए। छोड़कर भाग जाए। इनको परिवारवाद भाई। दिखाई दे रहा अरे है। भाई, बंद कराओगे तब पूरी करेंगे। चले, ठीक है, नाराज हो रहे हैं। क्या मैं बात है? मछली मंडी में शामिल नहीं होता हूँ। नहीं जी। हमारा डिबेट करने का तरीका जी, जी, बिल्कुल नितिन अलग भाई, है। अपनी बात पूरी करिए, बोलिए, बोलिए। अब साथी हमारे जलवाले जा रहे हैं, क्या बताएं? मैं पहले तो ये पूछ रहा हूँ जी, कि ये क्या केसी जैन जी को कोई बीमारी है क्या कि कंटिन्यू यही बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलने देंगे? जी, बोलिए नितिन भाई, बोलिए। ये आपको कौन, अरे इतने लोग, सबको आपकी बारी आती है, आप बोलिए, दूसरे की बारी आती है, उसको बोलने जी, दीजिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मछली मैं मार्केट बारी में बोल रहा हूँ, डिबेट की डॉक्टर तरीका मत कीजिए। ठीक करिए भाई, जी। बहुत प्रवचन पुराने मत हो, मैं कीजिए, मैं जानता बैठा हूँ। सुन रहा था। जी, नितिन पहले भाई, समाजवादी बोलिए। पार्टी में रहे आप तो बोलिए। कुछ नहीं पूछता था वहाँ आप पे। बोलिए, आज भाजपा गौरव ने जी ने इनको कहा, बोलने का तब मैं मौका बोला दिया जाता, तो प्रवचन उसको मत डिस्टर्ब कीजिए। करते हो। पुराने मैं कब साथी। बोल रहा हूँ, कब नहीं आप बोल रहा पहले हूँ। तो परिवारवाद अगर का हमसे बार बार कुछ होगा, ठेकरा मैं फोड़ तो रहे हो। जवाब देंगे क्या? ये पूछना किसी चाहता हूँ, ने अभी नाम इन्होंने है क्या? नाम लिया था। ठीक है, ठीक है। केसी जैन आप है भारतीय जनता पार्टी के भाई, प्रवक्ता मैं आप है डिबेट क्या? छोड़ देता हूँ, मुझे फिर दूसरी शमशेर जगह नितिन आजाद भाई, जाना आप को है। डिबेट बोलिए। छोड़िए, बात पार्टिसिपेट पूरी करिए। करना है। केसी भाई, 5 सुन लीजिए, बोलिए। नितिन भाई, बोलिए। मैं तो सुन रहा हूँ ना, जब बोलिए, आपने बोलिए, हमसे नितिन भाई, प्रश्न बोलिए। किया तभी मैं बोला। नहीं, आप नहीं मैं तो बोलोगे। सबको सुना। जी। कैसे आदरणीय पत्रकार महोदय बोले, मैंने उनको भी सुना। बोलोगे, आपको बुला मैंने जाएगा, कांग्रेस को भी जवाब सुना। बोलोगे। मैंने आम वरना आदमी मैं पार्टी बोलने को भी पूरा दूंगा, सुना। बदतमीजी करने आम की आदमी मास्टर पार्टी हूँ। बोल रही थी, नहीं, मैंने नहीं, एक ही सब आप बोला। देखो, आपने मर्यादा बनाए नहीं रखिए बोला। भाई, मर्यादा बनाए रखिए। केसी ये भाई, डिबेटर थोड़ा हो, शांत रहिए। ये टीवी डिबेटर है। ये नहीं। कौन सी बदतमीजी है भाई? चलिए, बोलिए, नितिन भाई, बोलिए। इनकी बोलना आप लोग नहीं बोले। जी, नितिन भाई, आप बात करिए, बोलिए। नहीं नहीं, इनके- इसको इनके बोलने इसको से चुप आप करिए। बोले। केसी भाई, केसी भाई, ये थोड़ा गलत भाषा का थोड़ा इस्तेमाल मैं धैर्य नहीं बना बोलना के चाहता हूँ, रखिए। इसी को बोलने मैं दो। गौरव मैं जी, अपना टाइम मैं देता हूँ, आपके कि प्रश्न किसी पर को बोल रहा बोले। हूँ। जी, जी। और ये डिक्टेटरशिप ना करें यहाँ बैठ के। नितिन आप चैनल के केसी मालिक भाई, नहीं सबको है। समय देना है। केसी सबको आप समय चैनल देना है। के नितिन भाई, मालिक बात नहीं पूरी है। करिए। चैनल क्यों? चैनल की इनको तरफ से बीमारी बोलने है ना के लिए मुंह में। एंकरिंग के लिए जी। गौरव जी बैठे हुए हैं। जी, जी, जी। डिक्टेटरशिप यहाँ मत चलिए, करिए। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी चलिए, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। चलिए, बिल्कुल चलेंगे। आप बेवकूफ हो। जी, चलिए, नितिन क्यों भाई, अपनी बात पूरी डिक्टेटरशिप करिए। में चलेगी? दूसरे बोलने नहीं दोगे। चलिए, नितिन भाई, अपनी बात पूरी करिए। अरे कौन बोल, तुम्हारे पास बोलने कुछ है ही नहीं, तुम बोलोगे क्या? बोलने को कुछ है नहीं, चिल्ला रहे हो केवल। अरे इनको हमसे बोलने पूछ को रहा तो ठीक मैं है, जवाब ठीक दे है, रहा ठीक हूँ। है। नितिन भाई, अपनी बात पूरी करिए। केसी भाई, बोलने के लिए चाचा बोलो। गेस्ट बैठे हुए हैं, बोलने केसी के भाई, लिए अपनी बोलो। आवाज, केसी हर भाई, की बात में बोलेंगे बीच में। नितिन भाई, अपनी बात पूरी करिए, समय कम है, बोलिए। केसी भाई, शांत रहिए प्लीज, भैया, बोलिए। नितिन अरे भाई, भाई, बोलने देगा कोई नहीं, बोलेंगे ना। हम ऐसे मछली मंडी में शामिल नहीं होते हैं। अरे बोलिए, बोलिए, नितिन भाई, हम लोगों को बोलिए, दिन भर डिबेट में जाना बोलिए, रहता बोलिए, है। नितिन भाई, बोलिए, बोलिए। सुबह से बोलते बोलते गला हम लोगों का अरे चला नितिन जाता भाई, है, आपका धीरे बोलना स्वागत है, होता बिल्कुल है। बोलिए। मैं 4 डिबेट इतनी कर देर चुका से हूं, अभी 5 बोलिए, इतनी बोलिए। देर से आप हमारा विरोध कर रहे हैं। नितिन भाई, इनको बोलिए। चुप करा दीजिए गौरव भाई, या इनका आवाज कम करिए। ठीक है भाई, ठीक है। केसी भाई, आपके साथ नाराज हो अनुशासन रहे हैं इनका भाई। मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। केसी भाई, साथी नाराज हो रहा है आपके।
मैं इस तरीके का अनुशासनहीनता गौरव भाई बर्दाश्त नहीं करता हूं। बिल्कुल मैं नहीं इनके होगी, बोलने में नहीं आप पूरी बोलता हूं। करिए। और अगर डिस्टर्ब करेंगे अच्छा, तो मैं दोबारा बोलिए इनके साथ भाई, डिबेट नहीं भाई करना आप चाहूंगा। अपनी बात पूरी करिए, बोलिए, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। अब आप अपना प्रश्न करें, हम आपका जवाब देना चाहेंगे। हम तो केसी भाई की बात कहते, परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, आपको केवल जवाब यही है, जवाब आपको देना है जी, बोलिए। कौन सा परिवारवाद? ये जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने खुद माना कि लोकतंत्र में एक परिवार में कई लोग चुनाव लड़ते हैं, इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं।
मैं इनके यहाँ लाइन से अभी इन्होंने नाम लिया कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका लड़का मुख्यमंत्री नहीं बना। उनका लड़का मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता तो जरूर बनता। अच्छा। वो मंत्री भी है, उनका पोता भी मंत्री है, लड़का उनका सांसद है और पोता उनका मुख्यमंत्री है, मंत्री है। आप राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा यहाँ से 2 बार से एमएलए है, उसको मंत्री नहीं बनाया, ये अलग बात है। आप अभी अनुराग ठाकुर का नाम लिया, वसुंधरा राजे का नाम ले लो, सिंधिया का नाम ले लो, एक पूरे खानदान की लिस्ट है। अमित शाह के बेटे जैसा क्या क्रिकेट में एक बात के चेयरमैन बने हैं क्या? कैसे बन गए भाई? और रही बात जिसकी आप इन्होंने नाम लिया कि मोदी जी के बाद कोई परिवारवाद नहीं है, मोदी जी का कौन सा उत्तराधिकारी लड़का है बता दें। और आप अटल बिहारी जी का नाम ले रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार में कोई नहीं था, नहीं आया, जो थे वो आ गए। आप अभी उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हमारे साथी चंद्र जी ने एक प्रश्न पूछा कि योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ का क्या रिश्ता है? इन्होंने क्या कहा? गाली दे रहे हैं। ये कौन सी गाली दे रहे थे बताइए? ये गाली नहीं और क्या है? जी ने कोई गाली दी क्या? ये लोग गुमराह करते हैं देश को। मठों में लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। हर बात में बाप बनेगा मुख्यमंत्री, बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ का रिश्ता क्या है? क्या इसमें कोई अपराध कर दिया क्या भाई? आप की परंपरा में क्या रिश्ता? आपने कहा कि गाली दे रहे हैं संत को, इसमें कौन को गाली दे रहे हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, और आप इस पर डिबेट कर लो। संत किसको कहते हैं मैं बताता हूँ। संत अध्यात्म विज्ञान की सर्वोत्तम डिग्री है। क्या? पहली ऋषि, दूसरी मुनि, तीसरी देवर्षि, चौथी है ब्रह्म ऋषि, 5वीं विभूति, 6वीं है तब 7वीं संत। संत 7वीं डिग्री है। ये बताओ योगी आदित्यनाथ कब मुनि हुए, कब देवर्षि, कब महर्षि हुए और कब विभूति हुए? शंकराचार्य से दीक्षा ले लीजिए। ये डिग्रियां हैं। किसी शंकराचार्य जी से दीक्षा ले लीजिए। मठ के महान थे, सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। में फर्क है। इनको अध्यात्म का नॉलेज नहीं, अध्यात्म पढ़ के आए तो मुझसे डिबेट करें, मैं बताऊंगा अध्यात्म क्या होता है। अरे भाई डिबेट कितने मुद्दा रखा जाएगा? योगी होना अलग बात है। अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, और ये भोगी विलासी लोग अपनी बात पूरी करिए। ये भोगी विलासी लोग अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, परिवारवाद की परिभाषा अलग बता रहे हैं, अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं। आइए चलिए, अरे तुम्हारा तो कोई वादा ही नहीं है। कल तक समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले बसपा में थे, आज भाजपा में हो, कल फिर भाग आओगे, जिसकी सत्ता होगी उसके साथ रहते हो। कैसी क्यों छोड़ दिया? अपना चरित्र, तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, जिसकी सत्ता होगी उसके साथ रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं का कोई चरित्र नहीं है, सबने क्यों छोड़ दिया? उसके साथ परिवारवाद से छोड़ दिया। पूछो इनसे, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी में थे, बाप बनेगा, बेटा बनेगा, पोता बनेगा। ठीक है, ऐसे बताओ ना तुम समाजवादी पार्टी की इज्जत नहीं है। ठीक है। भाजपा दल बदलने की परंपरा बनी रहती भाई नितिन भाई। यहाँ दल बदलने की परंपरा शुरू चली आ रही, भारतीय राजनीति की विशेषता है। और एक चीज सुनिए, अपर्णा नहीं, यादव जी ने छोड़ दिया। पहले रिश्ता बता दे भाई। अब आप धर्मेंद्र यादव जी भी छोड़ने वाले हैं। डिम्पल यादव जी कब छोड़ दे कोई भरोसा? पहले रिश्ता बता दे पार्टी को। योगी आदित्यनाथ का रिश्ता बता दो। रिश्ता नहीं बताओ भाई, बताओ। चले ठीक है, परिवारवाद का रिश्ता बता दे। ठीक है। मैंने भाई अपनी बात पूरी करी, फिर भाई देश है संजय सेठ जी जी। चलिए ठीक है पार्टी जी। ये सब एमएलसी थे, अशोक वाजपेयी जी ने छोड़ दिया। मैं एक नाम बताऊं जी। आपकी पार्टी जो डरपोक थे वो चले गए, जो सत्ता लोभी थे वो चले गए। ठीक है। जो असली विचारधारा वाला होता है संघर्ष करता है। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो वैचारिक व्यक्ति होता है चलिए संघर्ष ठीक है। करता इमरान है। भाई अपनी बात पूरी करी कम शब्दों में। चलिए इमरान भाई जल्दी बोलिए। देखिए अभी जी। अरे जैन साहब आज उनको परिवारवाद दिखाई दे रहा है ना ठीक है, ठीक है। उसमें, मठों में जी। ऐसे जो गाली बक रहे हैं, इसी कारण आप गर्त में चले गए। जी ठीक है, ठीक है। इमरान भाई बात पूरी करिए। अभी जैन संतों का अपमान करते जो हो जाता। जी। जैन साहब ने बड़ी साफगोई से परिवारवाद के विषय में बहुत लंबी गुफ्तगू करी जी। और मुझे लगता है कि जो बातें, जो तर्क इन्होंने दिया, अगर अनुराग ठाकुर भाई हमारे कहीं सुन रहे होंगे तो उनके दिल को बड़ा गहरा आघात पहुंचेगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या होने जा रहा है। कि क्या अब ये मान लिया जाए कि अनुराग ठाकुर जी मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए हैं? अगर जैन साहब की बात को सच माना जाए तो शायद यही होगा कि अनुराग ठाकुर साहब को अब इस दौड़ से बाहर माना जाए। तो कुल मिलाकर कोई भी राजनीतिक पार्टी, मुझे लगता है अगर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में बात करें तो जो जहां तक बात सेकंड लीडरशिप नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से अछूती नहीं है और दूसरी पार्टियां भी परिवारवाद से अछूती बिल्कुल नहीं है।
चाहे दोस्तवाद की बात करें, चाहे परिवारवाद की बात करें, अगर इनसे कहीं कोई मुकाबला कर रहा है तो सिर्फ एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भारतवाद की बात कर रही है। ना तो वो अपने दोस्तों को कमवाने का काम कर रही है, ना तो वो अपने परिवार, ना नेता अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को पद देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, दुनिया के सारे घोटालों की बात हो रही है, लेकिन जैन साहब की पार्टी ने 15 लाख करोड़ का घोटाला कर लिया, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अरे आप बैंक से लोन लेने जाइए तो फाइल पास कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। गांव अंचल में, ग्रामीण अंचल से आता हूं, और यहाँ तो 15 लाख करोड़ का टैक्स और कर्ज माफ करा लिया। कितने में डील हुई होगी ये पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन जैन साहब बताने को तैयार नहीं है। बताइए जैन साहब, 15 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है, 10 लाख करोड़ का आपने कर्ज माफ किया बेईमान पूंजीपति मित्रों का, और 5 लाख करोड़ का आपने टैक्स माफ किया कॉर्पोरेट का। अरे कितनी रुपए दलाली खाई, इतना बता दीजिए सर। मोदी जी ने कितनी खाई, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी खाई, केंद्र सरकार ने कितनी खाई, इतना बता दीजिए बस। भ्रष्टाचार पे बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, खाली इतना बता दीजिए। 15 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसमें आप लोगों ने कितना खाया? ठीक है अमर भाई, अपनी बात पूरी करिए और बच्चों की कसम खाते हैं, कभी राजनीति मुद्दा नहीं तो करेंगे। कुछ और था, लेकिन मुद्दा हमारे राजनीतिक ये पंडित बैठे हुए हैं, उसको बता दिया। आम आदमी सच पार्टी बात कर तो रही ये है है कि कोई भी पार्टी में ना तो सेकंड लीडरशिप है और ना ही कोई भ्रष्टाचार से मुक्त है, ना ही कोई परिवारवाद से मुक्त है। गौरव भाई, ये तो बड़ी स्पष्ट बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा देश जानता है, सारे देश की जनता जानती है। बस इसके बाद मैं और अधिक ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो मुद्दा था वो था कि भविष्य की नींव, यानी राजनीतिक दल जो कि हमारे देश की सत्ता को चलाते हैं, जो हमारे देश के सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन होते हैं और देश की बागडोर उनके हाथ में होती है, पर उनका भविष्य, यानी उनके आने वाले नेता कौन होंगे उन दलों में जो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व को संभालेंगे या प्रादेशिक नेतृत्व को संभालेंगे, ये अभी भी अपने चर्चा का विषय है। पर चूंकि यहाँ पर डिबेट का मुद्दा कुछ और था, यहाँ पर परिवारवाद से लेके वंशवाद से लेके भ्रष्टाचार तक तमाम आरोप लगाए हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज भी हम जानते हैं कि पार्टियाँ हों, परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, पूंजीपति की व्यवस्थाएँ हों, अछूती नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम अपने देश के लिए सेकंड लाइन लीडरशिप यानी युवा नेताओं को तैयार नहीं करेंगे, यानी हम अपने देश के वयोवृद्ध नेताओं को रिटायर करके एक व्यवस्था को नजीर नहीं बनाएंगे कि युवा नेतृत्व को आना बहुत ज़रूरी है, जब तक युवा नेतृत्व देश में नहीं आएगा तब तक दूरदर्शिता का जो एक सपना है वो उसको हम साकार नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में देश विकास के पथ पे आगे बढ़े और देश का एक ऐसा विकास हो जिससे कि विश्वगुरु बनने की जो हमारी जो संकल्पना है, जो हमारी कल्पना है, वो पूरी हो सके, उसके लिए युवा नेतृत्व को आगे आना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ पार्टियों में जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है उसका होना बहुत जरूरी, क्योंकि अकेले एक नेतृत्व के सहारे आप आने वाले समय में अपनी कुर्सी को बचा कर नहीं रखते हैं। अगर आपको आने वाले समय में भी उस राज्य में अपनी सरकार चलानी है, उस देश में अपनी सरकार चलानी है, तो निश्चित रूप से आपको सेकेंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करना ही पड़ेगा, उसका विस्तार करना ही पड़ेगा। यही आज का चर्चा का विषय था और आगे फिर कभी इस विषय पर फिर चर्चा होगी। नमस्कार।